गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर, आज आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज आपका टॉपिक है, आपको पढ़ा दिया अधिगम के लिए आकलन। जैसे मैंने आपको अधिगम के लिए आकलन की परिभाषा बताई थी कि अधिगम के लिए आकलन का अर्थ होता है शिक्षक और शिक्षार्थी के सहयोग के द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया संपूर्ण होती है, स्थायी होती है, उसको हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, जिसमें शिक्षक भी महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी भी महत्वपूर्ण है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो पाएगी। अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया में मैंने आपको दो परिभाषा लिखवाई थी, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार, एक प्रोफेसर दुबे के अनुसार। उसके बाद में आपको विशेषताएं करवा दी थी। मैंने आपको 3 विशेषताएं करवा दी थी। मैंने आपको 3 विशेषताएं करवा दी थी, व्यापक प्रक्रिया, सहभागिता प्रक्रिया और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। अब है 4th परिवर्तनशील प्रक्रिया। परिवर्तनशील प्रक्रिया में हम लिखेंगे कक्षा में छात्रों का अधिगम स्तर किसी शिक्षण विधि के माध्यम से उच्च व स्थायी रूप में नहीं हो रहा है तो उसके स्थान पर शिक्षक द्वारा दूसरी अधिगम गतिविधि को प्रस्तुत किया जाता है यदि इससे छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार होता है तो यह माना जाता है कि यह अधिगम
रुचिपूर्ण प्रक्रिया या परिवर्तनशील प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर बालक को किसी शिक्षण विधि के माध्यम से, जैसे इसमें लिख रखा है कि कक्षा में छात्रों को अधिगम स्तर किसी शिक्षण विधि के माध्यम से उच्च व स्थायी बनाना है। क्या करना है? उच्च व स्थायी बनाना है। स्थायी रूप में नहीं हो रहा है, मतलब छात्रों के लिए जो अधिगम गतिविधि है या शिक्षण विधि है वो उच्च और स्थायी नहीं हो रही है, जिस शिक्षण गतिविधि से अध्यापक बालकों को सिखा रहा है तो उसके स्थान पर शिक्षक के द्वारा, क्योंकि क्या करा जाएगा, चेंजेस कौन करेगा? शिक्षक करेगा। किसमें करेगा? अपने स्वयं की शिक्षण विधि में करेगा। तो शिक्षक के द्वारा दूसरी अधिगम गतिविधि को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इससे छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार होता है तो यह माना जाएगा कि अधिगम गतिविधि क्या है? श्रेष्ठ है। और इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया प्रारंभ से अंत तक चलती रहती है। मतलब समय समय पर या कुछ समय में ही बालकों से शिक्षक ये जानना चाहता है या ये पता लगाता है या उनका मूल्यांकन करता रहता है, जिससे अध्यापक को ये पता पड़ता है कि जो विषय वस्तु अध्यापक पढ़ा रहा है वो बालक को समझ में आई भी है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो वो उसी टाइम पे अपने शिक्षण विधि में जो भी गतिविधि करवा रहा है उसमें चेंजेस करेगा, परिवर्तन करेगा, उसकी जगह दूसरी गतिविधि को रखेगा और विषय वस्तु को समझाने की कोशिश करेगा। सपोज मान लो कोई अध्यापक कविता के माध्यम से कोई विषय वस्तु समझा रहा है, लेकिन बालक को वो विषय वस्तु कविता के माध्यम से नहीं समझ में आ रही है, तो अध्यापक उसमें चेंजेस करते हुए उसको किसी चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, हम लोकोक्ति के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, अन्य माध्यमों से समझाने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रुचिपूर्ण प्रक्रिया। फिफ्थ पॉइंट है रुचिपूर्ण प्रक्रिया। रुचिपूर्ण प्रक्रिया में हम लिखेंगे एक शिक्षक द्वारा जब अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है तो उसको कुछ छात्रों की रुचि खेल में तथा कुछ छात्रों की रुचि कविता में दृष्टिगोचर होती है। शिक्षक द्वारा दोनों ही प्रकार के
अनुरूप गतिविधियों को उपलब्ध कराया जाता है। इससे सभी छात्रों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार संभव होता है। क्या लिखा गया है? रुचिपूर्ण प्रक्रिया। एक शिक्षक के द्वारा जब अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है, किसका आकलन करा जा रहा है? शिक्षक स्वयं अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन करता है, तो उसको कुछ छात्रों की, जो कुछ छात्र हैं, मतलब जो आधे छात्र हैं, जो किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? खेल के माध्यम से, क्योंकि उनकी रुचि किसमें है? खेल में है। और कुछ छात्रों की रुचि जो होती है किसमें होती है? कविता में दृष्टिगोचर होती है। तो शिक्षक द्वारा दोनों ही प्रकार के, मतलब क्योंकि जब शिक्षक अध्यापन कार्य कराता है तो कक्षा में 20 छात्र हैं, तो 20 की रुचि अलग होती है, एक जैसी रुचि नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी अलग अलग परिवार से, हम ये कह सकते हैं अलग अलग परिवेश से होते हैं, तो सीखने की रुचि भी बालकों की अलग अलग होती है। तो शिक्षक जितने भी छात्रों की रुचि है, 10-15 जो भी है, उन सभी के माध्यम को, मतलब दोनों को ध्यान में रखकर क्या करेगा? उसके अनुरूप गतिविधि को प्रस्तुत करेगा या उपलब्ध कराएगा, जिससे क्या होगा? छात्रों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार संभव होता है। क्योंकि अगर बालक को उसकी रुचि के अनुसार अध्यापन कार्य कराया जाता है, तो बालक उस विषय वस्तु को या शिक्षण प्रक्रिया को स्थायी रूप से सीखेगा ही सीखेगा, और उसमें क्या करेगा? अपना ध्यान आकर्षित करेगा। जब ध्यान आकर्षित करेगा, ध्यान से उसको सीखेगा, तो बालक का स्वयं का क्या होएगा? अधिगम स्तर में सुधार संभव है। सीखेगा तो उनको कुछ ना कुछ। फिर 6 पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में हम लिखेंगे, जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है, तो उसको छात्रों की अधिगम स्थिति व परिणाम से
यह ज्ञात हो जाता है कि यह ज्ञात हो जाता है कि उसका शिक्षण कितना प्रभावी है। इसी प्रकार एक छात्र द्वारा यह भी ज्ञात कर लिया जाता है कि जो अधिगम गतिविधियां उससे प्राप्त हो रही हैं वे उनसे इतना सीख रहा है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इसमें उचित प्रयोग होता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जैसे कहा गया है कि जो ये अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया है वो क्या है, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में कार्य कर रहा है, जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में क्या कर रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, तो उसको छात्रों की क्या होता है, अध्यापक को पता होता है छात्रों की अधिगम स्थिति का या परिणाम का। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है आपके फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, कैसे होगा, या हमने आपको एक साल क्या कर रखा, ऑब्जर्व कर रखा है, कितनी छात्र अध्यापिका सीखेंगी नहीं सीखेंगी। अभी आपके सामने अधिगम जो गतिविधि चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और आपको बाकायदा लिखवा भी रहे हैं, जिससे आपके पास में एक अच्छे खासे नोट्स भी उपलब्ध हो सके। क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम है, कुछ भी होता है, तो आप उसको पढ़कर क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास किताबें नहीं है, हम कहाँ से अरेंज करें, ये सारे बहाने भी नहीं चलेंगे। लेकिन जो ये अधिगम गतिविधि चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी ये है कि छात्र अध्यापिकाओं की जो समस्या है वो हमें समझ में नहीं आ पाती है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है तो हमसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। हम उनकी समस्याओं का, जो छोटी छोटी समस्या उनके सामने आती है, हम उसका समाधान नहीं कर सकते। फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, उससे कुछ छात्र अध्यापिकाएं देखती हैं, कुछ नहीं देखती हैं, कि हम सिर्फ 1 वीक सीरीज ला के पढ़ाई कर लेंगे और एग्जाम में पास हो जाएंगे। वैसे भी सबके दिमाग
इसमें छात्र स्वयं भी अपना आकलन करता है, शिक्षक स्वयं भी अपना आकलन करता है, शिक्षक छात्र का भी आकलन करता है और छात्र भी अध्यापक का आकलन करते हैं। तो इसी प्रकार एक छात्र द्वारा यह भी ज्ञात किया जाता है, छात्र स्वयं यही ज्ञात करेगा कि जो अधिगम गतिविधि मतलब जो गतिविधियां के माध्यम से उसको सिखाया जा रहा है या जो अधिगम गतिविधियां उसे प्राप्त हो रही है उससे वह स्वयं कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। क्योंकि जब तक छात्र स्वयं अपना आकलन नहीं करेगा या अध्यापक भी स्वयं अपना आकलन नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षण प्रक्रिया को हम ये कह सकते हैं शिक्षण को हम उच्च और स्थायी नहीं बना सकते। इस प्रकार इसमें क्या कहा जाता है कि इसलिए क्या कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी स्थिति का आकलन करते हैं, अपनी अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने की, अपने शिक्षण को उच्च स्तरीय बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम तो हमारा पढ़ा दिया लेकिन आपको कितना समझ में आया नहीं आया ये चीज कौन बता सकता है? आप स्वयं बता सकते हैं, चाहे वो हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाएं चाहे हम कक्ष में पढ़ाएं। 7 पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया, इसमें हम लिखेंगे कक्षा 5 में शिक्षक द्वारा पंच परमेश्वर नामक पाठ का सारांश कविता के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो किया जाता है कठिन शब्दों के वाक्य प्रयोग व विलोम शब्द बताकर स्पष्ट किया जाता है तो उसके द्वारा शिक्षण कार्य ही किया जाता है। इसका आकलन करके वह इन अधिगम गतिविधियों में
करता है, परिवर्तन करता है तथा अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करता है। शिक्षण प्रक्रिया, सपोज मान लो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि कक्षा 5 में शिक्षक के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, एक पंचकर्मेश्वर नामक पाठ पढ़ाया जाता है। पाठ का सारांश कविता के रूप में छात्रों के समक्ष क्या करा जा रहा है, प्रस्तुत करा जाता है। अब सारांश प्रस्तुत जब हम करते हैं तो सारांश प्रस्तुत करते हुए हम कविता का जब भी कोई सारांश प्रस्तुत करते हैं हम क्या करते हैं, अर्थ बताएंगे एक एक शब्द का, उसका वाक्य में प्रयोग करते हुए बताते हैं। मुहावरे होते हैं तो मुहावरे बताएंगे, विलोम शब्द को स्पष्ट करते हैं। मतलब एक पैराग्राफ में, कविता के एक पैराग्राफ में मुहावरे, विलोम शब्द, एक शब्द ऐसा है जिसका हमें अर्थ स्पष्ट करना तो अर्थ, वाक्य, प्रयोग हम सब करके बताते हैं जिससे उसका मीनिंग या उसका सारांश बातों को समझ में आ सके। तो उसके द्वारा शिक्षण कार्य ही किया जाता है, मतलब अध्यापक द्वारा क्या कराया जाता है, ये सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए शिक्षण कार्य कराया जाता है। इसका आकलन करके वह अधिगम गतिविधियों में, मतलब अगर इस तरीके से भी बालक को समझ में नहीं आ रहा है तो अध्यापक अपनी अधिगम गतिविधियों में आवश्यकता के अनुसार क्या करेगा, परिवर्तन करेगा और परिवर्तन करके अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करता है कि बालक को दूसरे तरीके से समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर प्रक्रिया, लास्ट पॉइंट है। देखो आपके बुक्स में ऑलरेडी 14 या 12 पॉइंट दे रखे विशेषताओं में, मैं उसमें से ही कट करके आपको 8 करवा रही हूँ। अब आप परीक्षा में 8 भी कट कर देते हैं कि 8 में से अब 5 लिख कर आएंगे तो फिर अगर बड़े क्वेश्चन में आप इस तरीके से लिखेंगे तो सही नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि 8 के 8 पॉइंट लिखवाएं, आप उनको लिख कर आए। निरंतर प्रक्रिया में हम लिखेंगे परिस्थितियों में परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण पुनः नवीन गतिविधियों की खोज की जाती है। इस प्रकार अधिगम गतिविधियों का सृजन व आकलन व आकलन का क्रम निरंतर
अनुसार परिवर्तन हुआ, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हुआ। तो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होने के कारण पुनः नवीन गतिविधियों का सृजन किया जाता है या उसकी खोज करी जाती है कि हम किस गतिविधि के आधार पर उस कार्य को संपन्न कर सकें।